सो हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का। बच्चा पार्टी आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर देख रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन की पूरी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आज हम देखेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा, और अगर आपको फिर भी ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर आप की लैब डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पर आपको हर चीज़ एनीवे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, ह्यूमंस आर वीवी पैरस। वीवी पैरस मतलब बच्चे देना, ओवी पैरस मतलब अंडे देना, ओवो वीवी मतलब अंडे और बच्चे दोनों दे सकते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज इंटरनल, मेल एंड फीमेल गैमीट्स ऑलवेज आर हैप्लॉइड, जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ओवुलेशन। ठीक है, याद रखना ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है, ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। ठीक है, ओवुलेशन हमेशा LH के कारण क्या बोलते हैं, इंड्यूस होता है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कई लोग सिनगैमी भी बोलते हैं, तो फ्यूजन को सिनगैमी बोलना इज मोर करेक्ट एज पर मी। और अगर गैमीट मिलके जाइगोट बना ले, जैसे दिस इज एन इनकम्प्लीट डेफिनेशन। ठीक है, कई लोग फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं, दैट इज ट्रू, कोई गलत नहीं है, लेकिन सिनगैमी इज परफेक्ट। सिनगैमी इज मोर परफेक्ट आंसर, क्योंकि सिनगैमी के बाद अगर जाइगोट बनता है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। अब आप में से कई बच्चों के मन में ये ऑब्वियसली डाउट आएगा कि क्या सर ऐसा हो सकता है कि सिनगैमी हो जाए लेकिन जाइगोट ना बने। बिल्कुल हो सकता है। कई बार क्या होता है, कई केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि जो गैमीट है वो फ्यूज हुए, लेकिन वो जाइगोट बनने से पहले ही वो डैमेज हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। और ये बहुत ही अनसेड कंडीशंस में या कुछ अजीब सी सिचुएशन में ऐसा देखने को मिल सकता है। तो जरूरी नहीं है कि सिनगैमी के बाद एब्सोल्युटली जाइगोट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, लगभग 90% से ज्यादा केसेस में बनता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता, तो आप इसको सिनगैमी बोलें तो ज्यादा सही है। ओके, नो सॉरी, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। परफेक्ट, फैलोपियन ट्यूब के पास जो हल्का सा एक पॉइंट होता है लोकस, वहां पर ये बेसिकली होता है। द जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म डैश विच इज इम्प्लांटेड इन यूटेरस। तो जाइगोट हमेशा ब्लास्टोसिस्ट में ही टूटता है। ठीक है, आप हमेशा याद रखो ब्लास्टोसिस्ट में टूटता है। द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वैस्कुलर कनेक्शन, ऑब्वियसली ये जो मदर और फीमेल में जो कनेक्शन होता है, दैट इज ड्यू टू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, ऑलवेज रिमेंबर दैट प्लेसेंटा इज अ लिंक बिटवीन मदर एंड द फीटस। ठीक है, फीटस एंड मदर के बीच में जो लिंक है, दैट इज प्लेसेंटा। क्लियर है? चलिए, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गाइज आपके सामने है ये, हमने लेक्चर में भी पढ़ा था, मैं थोड़ा और आपको इलैबोरेट कर देता हूँ। आपको याद होगा, दिस इज टेस्टिस, जिसमें सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स वगैरह होती हैं। यहाँ पर इपिडिडाइमिस होता है, दिस इज इपिडिडाइमिस। ये वासा डिफरेंसा होता है, ये वासा डिफरेंसा है जो ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे सेमिनल वेसिकल होता है जो सीमेन रिलीज करता है, वाइट क्लाउडी फ्लूइड। फिर यहाँ पे प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट इंश्योर करता है कि ड्यूरिंग कॉइटस यूरिन डिस्चार्ज ना हो, एंड ऑल्सो प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी रिलीज करता है। ठीक है, प्रोस्टेट ऐसा कुछ होता है, अगर आप इसको क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, और उसके जस्ट नीचे ऐसे थोड़ा सा उभार होता है जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ये कुछ फ्लूइड रिलीज करता है ड्यूरिंग कॉइटस। ये अपोजिट सेक्सुअल कैरेक्टर को एक्साइट भी करता है, एज वेल एज ये ड्यूरिंग कॉइटस जो पाथ है उसको मॉइस्ट रखता है, क्योंकि ऑब्वियसली दीज आर वेरी सेंसिटिव ऑर्गन्स एंड बिल्कुल भी आप इनको डैमेज नहीं करना चाहते। ठीक है, दिस इज ऑब्वियसली पेनिस। ठीक है, पेनिस का ये वाला पार्ट ग्लांस कहलाता है, जिसको ग्लांस पेनिस भी कई लोग बोलते हैं। ठीक है, हमेशा आप याद रखिए कि जो पेनिस होता है, पेनिस का अगर एक्चुअल शेप देखा जाए तो इट इज जस्ट लाइक एन एरो, अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो ये नेचुरली मेड फॉर पेनिट्रेशन। मतलब
आप देखो तो ये पेनिट्रेशन के लिए ही बना हुआ है, इसका नेचुरल शेप ही है टू पेनिट्रेट, ठीक है। ऑब्वियसली पेनिट्रेशन मीन्स टू, बेसिकली देखो क्या होता है जो पेनिस होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में तो ऑब्वियसली, बट इट इज द मेन ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्चार्जिंग सीमेन डीप इनसाइड द फीमेल ट्रैक, क्योंकि सीमेन जितना डीप इनसाइड फीमेल ट्रैक होगा उतने चांसेस ऑफ व्हाट टू गेट जाइगोट या टू गेट फर्टिलाइज ज्यादा होगा, चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये सब हमने पढ़ा हुआ है, मैं आपको और अच्छे से फिर भी बता रहा हूं। दिस इज अ फीमेल ट्रैक गाइज, आप देख सकते हो, दिस इज वेजाइना, इट इज वेजाइनल कैनाल, ठीक है। वेजाइना के पास ये नैरोइंग होती है जिसको बोलते हैं सर्विक्स, इट इज एक्चुअली वेरी नैरो पाथ, ठीक है, ये बहुत नैरो होता है, पार्शियल ओपन होता है बस, ठीक है। तो कॉइटस वाला पार्ट ये होता है, यहाँ ये सर्विक्स है, सर्विक्स इज जस्ट एक्सटर्नल और इंटरनल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको कनेक्ट करता है, आप ऐसा बोल सकते हो। ये यूटरस है, यूटरस का ये वाला पार्ट बॉडी है, ये पूरा ये बॉडी है यूटरस की बॉडी, और ये फंडस है जो उठा हुआ है। यूजुअली क्या होता है जो जाइगोट होता है वो जाइगोट या तो बॉडी के अपर पार्ट पे या फंडस पे ही इम्प्लांट होता है मोस्टली, ठीक है। कई बार फैलोपियन ट्यूब पे या किसी अदर प्लेस पे जो जाइगोट है वो इम्प्लांट हो जाता है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये बहुत ही मतलब खतरनाक होता है ये केस, क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है कि कहीं पे भी प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो जाता है और वो प्लेसेंटा फॉर्मेशन इवेंचुअली लीड करता है कि आप जो क्या बोलते हैं प्री मैच्योर बेबीज को डिलीवर कराना पड़ता है, और अक्सर ऐसे बच्चे मर जाते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि ऐसा भी देखने को मिला है कि कई बार जो बेबी है वो कुछ ऐसी जगह जाके इम्प्लांट हो गया जहाँ चांसेस बहुत कम थे, जैसे कई लीवर में मैंने देखा है कि इम्प्लांट हो जाए, या फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो। लीवर में सुन के आपको हो सकता है आश्चर्य लगे, लेकिन ऐसा होता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बेसिकली प्री मैच्योर बर्थ करानी पड़ती है, ऑब्वियसली बच्चा अक्सर बच्चे की डेथ हो जाती है, और वो कराना इसलिए भी जरूरी है, जैसे आप इमेजिन करो फैलोपियन ट्यूब कितना पतला है, अब यहाँ पे बच्चा जैसे ही बड़ा होगा तो फैलोपियन ट्यूब को फाड़ देगा, ये फट जाएगी फैलोपियन ट्यूब, और जैसे ही फट जाएगी तो मैसिव ब्लीडिंग हो गया, एंड ऑब्वियसली माँ की जान को खतरा है, बच्चे के लिए तो डेफिनेटली खतरा है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी था एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये फैलोपियन ट्यूब है जो आप देख सकते हो, ये फिम्बरी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये एग्जैक्टली यूट्रस से यूट्रस बोलो ओवरी से चिपके रहते हैं, क्योंकि ओवरी जब ओवुलेशन में एग रिलीज करता है ये फिम्बरीज उसको पकड़ लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। और ये पीछे आपको जो दिख रहे हैं ये ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं। ये ब्रॉड लिगामेंट्स आप ऐसे समझो कि एक स्टिकर है, स्टिकर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो पीछे देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेसिकली पोस्टीरियरली सिचुएटेड होता है, पीछे की तरफ, ठीक है। तो क्या होता है कि ये पीछे की दीवार से या पीठ से आप ऐसा बोल सकते हो चिपका के रखता है पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को। मैं आपको बताता हूँ कई बार ये जो लिगामेंट्स है ना, ब्रॉड लिगामेंट्स, ये सब जब वीक हो जाते हैं, जब फीमेल वीक है तो कई तो कई बार ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग गिविंग बर्थ एंड इन फ्यू अदर केसेस ऑल्सो ये पूरा का पूरा फीमेल ट्रैक ये पूरा वीक केसेस में, खासकर जो बहुत कमजोर लेडीज होती हैं या जो बहुत बीमार है उनके केसेस में होता है कि पूरा बाहर आ जाता है, इसी रास्ते से पूरा पलट के इधर से बाहर आ जाता है, फिर डॉक्टर को सर्जरी करके उसको वापस फिक्स करना पड़ता है, ना बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 मेजर फंक्शन फॉर ईच टेस्टिस एंड ओवरी। पहले गाइस टेस्टिस देख लो, दे प्रोड्यूस मेल गैमीट्स, ऑब्वियसली स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, प्रोसेस का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड द लीडिंग सेल्स of the seminiferous tubule secretes male sex hormones called testosterone. So testosterone is obviously important for secondary sexual characters. Guys, I'm sorry मेरा थोड़ा गला खराब है, I got some cold. तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस फीमेल के में ओवरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दे रिलीज ओवा और एग एंड द प्रोसेस कॉल्ड oogenesis, ठीक है। द ग्रोइंग ग्राफियन फॉलिकल बेसिकली सिक्रीट एस्ट्रोजन, जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन था ऐसे फीमेल में एस्ट्रोजन है, और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एस्ट्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है।
भूलिएगा मत। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। गाइज, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया था लेक्चर के समय भी। और ये क्या होता है, एक टेस्टिकुलर लोब के अंदर सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। जो आपको अगर टेस्टिस याद हो, जो दोनों तरफ टेस्टिस होते हैं जो स्क्रोटम में फिक्स होते हैं, तो ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो इसके अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। इनके बीच ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जर्मिनल इपिथेलियम। जर्मिनल इपिथेलियम है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जर्मिनेट होगा। यहाँ पे स्पर्म्स के जनरेशन की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर सिचुएटेड नियर बाय। एक को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, दूसरे को सर्टोली सेल्स कहते हैं। जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, दे रिलीजेस मेल सॉरी spermatogonia releases male germ cells, and which obviously eventually after meiotic division finally become what, spermatozoa or male gamete. सर्टोली सेल्स इनका काम होता है कि बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। बोला मत, सर्टोली सेल्स नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं किसको? सर्टोली सेल्स गिव नरिशमेंट टू द जर्म सेल्स, ठीक है, क्योंकि जो स्पर्म है उनको नरिशमेंट तो चाहिए ना, ठीक है। तो देयर आर लार्ज पॉलीगोनल सेल्स एज इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल्स जस्ट एडजेसेंट टू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के एकदम पास में क्या होता है, लीडिंग या इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इस्टेब्लिश करता है। आपको ये डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड एग्जाम्स में डायग्राम्स के ऊपर भी काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगर आप बायो पढ़ रहे हैं तो इट इज वेरी मच सजेस्टेड कि आप क्या करें, डायग्राम्स के साथ आंसर करें, क्योंकि जब आप डायग्राम के साथ आंसर करते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। नाम से क्लियर है कि ये स्पर्म प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, और ये ऑब्वियसली द इमेच्योर जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है मेल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो प्रेजेंट होती है टेस्टिस में, उनकी जो जर्मिनल इपिथेलियम है वो मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनियम बनाते हैं, और स्पर्मेटोगोनियम का साइज बड़ा होता जाता है और वो डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। याद रखना, डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। जब फर्स्ट मियोसिस होती है तब वो 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। तो हम कह सकते हैं कि एक हैप्लॉइड से 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को यहाँ समझना बहुत आसान है। स्पर्मेटोगोनियम होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, अभी भी देखो डिप्लॉयड है। कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, ये नीट के अंदर पूछा हुआ है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉयड होता है कि डिप्लॉयड होता है, पूछा जा चुका है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हमेशा डिप्लॉयड होता है। फिर मियोसिस 1 के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड मियोसिस 2 के बाद स्पर्मेटिड्स बनते हैं, जो फाइनली मैच्योर स्पर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। Name the hormone involved in the regulation of spermatogenesis, that is FSH, follicle stimulating hormone, and LH, ठीक है। Both are secreted by gonadotropin releasing hormone from the hypothalamus. These hormones are involved in the regulation and processes of spermatogenesis. तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को इनिशिएट और रेगुलेट दोनों FSH एंड LH करते हैं, जो कहाँ से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से। नाउ ये आपको याद रखना है कि FSH acts on Sertoli cells and LH acts on leading cells of the testis to stimulate the process of spermatogenesis. Now, हमें बात करनी है spermiogenesis and spermiation. तो spermiogenesis is the process of transforming spermatids into matured spermatozoa. Basically ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, जो immature spermatids थे उसको mature spermatozoa या sperm में कन्वर्ट करना, स्पर्मियोजेनेसिस।
Now, spermiation is the process where mature spermatozoa are released from the Sertoli cells into the lumen of seminiferous tubule. भाई सीधी सी बात है कि जो आपने स्पर्मेटोजोआ बनाए हैं वो सर्टोली सेल्स की मदद से रिलीज किया जाएगा ल्यूमेन में. किसके? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में. ल्यूमेन मतलब वो जगह जहां से वो फिर आगे बढ़ना या बहना शुरू होंगे. नाउ ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म. गाइज आपको याद रखना है एक्रोसोम ये लाइसोजाइमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है. बेसिकली एक्रोसोम इज एंड क्या बोल सकते हैं अपन अपर पार्ट ऑफ द स्पर्म, और इसका एक ही काम होता है कि ये फीमेल एग की वॉल्स को डाइल्यूट कर सके या उसको डिस्ट्रॉय कर सके ताकि ये न्यूक्लियस उस न्यूक्लियस से मिल सके. ठीक है, तो एक्रोसोम जो बेसिकली हेड पार्ट में आता है, हेड मिड पीस एंड टेल, इन तीन पार्ट्स में आप क्लासिफाई कर सकते हो. हेड में एक्रोसोम न्यूक्लियस आता है, नेक के पास सेंट्रियोल्स होते हैं, एंड फिर मिड पीस में आपको माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, कोई एनर्जी की जरूरत रहती है इनको भी. और टेल क्यों? क्योंकि टेल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमिनल प्लाज्मा. देखो बच्चों, सेमिनल प्लाज्मा जिसको सीमेन भी बोलते हैं ना, सीमेन इज कंपोज्ड ऑफ स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा. सो जो स्पर्म है आपको पता है कि वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बन के आए थे, लेकिन उनमें वाइट क्लाउडी सब्सटेंस ऐड होता है. कब वाइट क्लाउडी सब्सटेंस ऐड होता है? जब वो सेमिनल वेसिकल्स को क्रॉस करते हैं. तो द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा जो सेमिनल वेसिकल से रिलीज होता है उसमें म्यूकस होता है, स्पर्मेटोजोआ होता है, वेरियस सिक्रीशंस ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूथरल ग्लैंड, उन सबके सिक्रीशंस होते हैं. इट इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड स्कॉर्बिक एसिड एंड विद सर्टेन एंजाइम्स. इट प्रोवाइड नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू द स्पर्म. ये स्पर्म को प्रोटेक्शन और नरिशमेंट दोनों प्रोवाइड करता है. मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो सीमेन होता है वो व्हाइट क्लाउडी स्टिकी फ्लूइड होता है. स्टिकी होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि स्टिकी होगा तो फीमेल ट्रैक पे ज्यादा समय तक रुकेगा. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अबिट अल्कलाइन होता है. तो अल्कलाइन होने से फीमेल ट्रैक में एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म होती है जिससे फाइनली जो स्पर्म होते हैं वो मैच्योरिटी गेन करते हैं, एंड एनर्जी और मैच्योरिटी गेन करके वो तेजी से मूव करते हैं. और उस समय सर्विक्स की जो सक्शन एक्टिविटी होती है वो भी सीमेन को ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करने में अगेंस्ट द ग्रेविटी मदद करती है. तो ये एक बहुत ही अमेजिंग मैकेनिज्म होता है जो एक साथ काम करता है. तब जाके सोचो कितना प्रॉपरली, अगर आप इसको देखो तो कितना साइंटिफिक, कितना प्रॉपरली ये मैकेनिज्म वर्क करता है ड्यूरिंग योर रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ मेल एक्सेसरीज ग्लैंड्स, डक्ट्स एंड ग्लैंड्स. गाइज, vasa efferentia, epididymis, vasa differentia, retitestis, they all plays a very major role in transportation and temporary storage of sperm. आपको पता होना चाहिए epididymis टेम्पररी स्टोरेज का काम करता है स्पर्म का टू अ सर्टन एक्सटेंट. बहुत ज़्यादा ये नहीं रोक पाता, लेकिन फिर भी इसका काम होता है क्या कि एक्स्ट्रा स्पर्म जो आ रहे हैं या स्पर्म को कुछ हद तक स्टोर करके रखना. ठीक है. On contrary, male accessories glands are seminal vesicle, prostate gland, bulbourethral gland. These secrete fluid that lubricate the reproductive system and sperm. The sperm get dispersed in the fluid which makes them transport into the female body. Fructose, ascorbic acid, certain enzymes. These also provide nutrients and activate the sperm. ये हमने अभी डिस्कस किया. अभी चलिए मेल की पूरी बातें करने के बाद अब फीमेल पे चलते हैं. व्हाट इज oogenesis. जैसे आपने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था, एग्जैक्टली यहाँ पे oogenesis है. एक चक्कर है आपको याद रखना है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ थे इनकी संख्या फिक्स नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन फीमेल में नंबर ऑफ जो oogoनियम्स होते हैं उनकी संख्या फिक्स होती है. इसलिए फीमेल की एक रिप्रोडक्टिव एज होती है, मेल्स के लिए ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं होता. तो अब ध्यान से देखना आप लोग यहाँ पे कि oogenesis is the process of formation of mature ovum from the oogonia in the female. It take place in ovaries obviously. During oogenesis, diploid oogonium or egg mother cell increase the size.
गेट ट्रांसफॉर्म टू डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte। आपको याद होगा कि हमने डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी देखे थे। दिस डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte अंडरगो फर्स्ट meiotic डिवीजन, meiosis 1, reduction division to form two unequal haploid cells. The smaller cell as the first polar body while the larger cell becomes secondary oocyte। फिर सेकंड देखो क्या होगा इसमें, क्या मेल में क्या था कि एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें प्राइमरी oocyte जो रहेगा वो ब्रेक होगा तो एक पोलर बॉडी बनाएगा और एक सेकेंडरी oocyte बनाएगा। ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte फिर डिवाइड होगा, जो फिर डिवाइड होगा तो वो सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा और फिर ओवम बनाएगा। समझ में आया? तो इन द प्रोसेस आपको क्या होगा, आपको 3 पोलर बॉडीज मिलेंगे एट द एंड, 2 to 3, है ना। देखो कैसे, ऊगोनियम था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस हुआ तो एक पोलर बॉडी बना, सेकेंडरी oocyte बना, सेकेंडरी oocyte से ओवम बनेगा, एक और पोलर बॉडी बना, हो सकता है एक बार और डिवाइड हो तो एक और पोलर बॉडी बने। तो पोलर बॉडीज आप देखो 2 से 3 पोलर बॉडीज बनते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको एक मैच्योर, एक याद रखना, एक मैच्योर एक्सेल मिलता है। ठीक है, कई केसेस में ऐसा होता है कुछ फीमेल 2 मैच्योर एक्सेल दे देते हैं, जो बहुत ही मतलब बहुत कॉमन नहीं है, बट यस ऐसे केसेस में आपको नॉन आइडेंटिकल ट्विंस देखने को मिलते हैं। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ सिक्रीशन थ्रू ओवरी। ओवरी के थ्रू सिक्रीशन क्या क्या होता है उनको समझाना है हमें। दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम पीपल, आप हमेशा इसको याद रखें, ये बहुत ही काम का है। कहानी यहाँ से शुरू हो रही है, देखिए आप डेवलप हो रहा है, यहाँ पे जाके ये टर्शरी फॉलिकल बनता है, फिर बाद में ग्राफियन फॉलिकल बनता है। मतलब आप ग्राफियन फॉलिकल वो कंडीशन मान सकते हैं जब अब ब्लास्ट होगा या ये फटेगा और क्या होगा, ओवम रिलीज हो जाएगा और आपको कॉर्पस ल्यूटियम मिलेगा। देखिए आपको एक चीज समझनी है कि जो ओवरीज होती है, ओवरी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, बाहर वाला, जैसे ये ओवरी है, ओवरी का अगर मैं ऐसे डिवाइड करूं तो ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स है और ये वाला पार्ट मेडुला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉलिकल बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, फिर ग्राफियन फॉलिकल में बनता है, फिर वो रप्चर हो जाता है, रप्चर होके एग को रिलीज कर देता है, जैसे आप देख पा रहे हो, ओवम या एग, और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। बच्चा आपको याद रखना है हमेशा कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही कॉर्पस ल्यूटियम फाइनली ये डिसाइड करता है कि जो एंडोमेट्रियम है वो मेंटेन रहेगी कि नहीं। बेसिकली ये क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है कॉर्पस ल्यूटियम, जो पूरा मौका देता है कि जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनिंग मेंटेन रहे ताकि अगर जाइगोट बन जाए तो उस जाइगोट को इम्प्लांट होने का प्रॉपर मौका मिले। तो ये बहुत जरूरी है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ अ ग्राफियन फॉलिकल। देखो मैं आपको बता ही रहा था, अभी आपको यही सामने आ गया अभी। तो सबसे हम अगर बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको सबसे पहले बेसल लेमिना देखने को मिलेगा। तो उसके बाद आपको एंट्रम मतलब बीच का पार्ट है। ग्रैनुलोसा सेल्स जो होती हैं इनसे एक एक करके ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होती है। ठीक है, तो ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं वो चारों तरफ, एक कोई बड़ी हो जाएगी बाकी सब छोटी रह जाएंगी। ठीक है, एंट्रम बीच की गैप होता है, ये बीच का गैप एंट्रम है, ये वाला गैप। ठीक है, और क्यूमुलस ऊफोरस जहां से एक ओपनिंग सी बनती है कि यहां से अब ये एग रिलीज हो सकता है। ठीक है, उसको कॉर्पस क्यूमुलस ऊफोरस बोलते हैं। आपको ये डायग्राम भी याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव में। देखो अब आ भी गया ये बात, कॉर्पस ल्यूटियम और एंडोमेट्रियम दोनों के फंक्शन बताने हैं। अच्छा, एक्रोसोम, स्पर्म टेल, फिम्ब्री, ये सब अपने डिस्कस किया अभी। तो कॉर्पस ल्यूटियम रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को बोलते हैं, जो रप्चर होकर ग्राफियन फॉलिकल एग निकाल देता है और बचा हुआ कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। इट सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज, और यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ये मेंटेन करता है। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ एसएचएच एंड एलएच, देयरबाय प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। फर्दर ओवुलेशन नहीं होने देता, मौका देता है कि जो हो चुका है वो पूरी तरह से क्या हो सके, जाइगोट फॉर्म करने का मौका देता है। इट ऑल्सो अलाउ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटरस टू प्रोलिफरेट एंड टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन। मैंने अभी आपको बताया कि एंडोमेट्रियम का काम ये भी है कि वो अपनी वॉल को थिकिंग कर सके और थिक करके
इम्प्लांटेशन अलाउ करे, क्योंकि इम्प्लांटेशन नहीं होगा, प्लेसेंटा नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली जाइगोट बहुत जल्दी मर जाएगा। नो एंडोमेट्रियम, इट इज द इनर मोस्ट लाइनिंग, ठीक है। इट इज रिच विद ग्लैंड्स, अंडरगोज साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग वेरियस फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। आप ये समझो एंडोमेट्रियम इज द बेड ऑफ यूटेरस, ऐसा बोल सकते हो, वेयर द जाइगोट इज गोइंग टू गेट इम्प्लांटेड। और जितने भी चेंजेस होते हैं मोस्टली एंडोमेट्रियम में ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम में कुछ भी चेंजेस ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता। एंडोमेट्रियम में मेजॉरिटी ऑफ चेंजेस होते हैं। एंडोमेट्रियम की वॉल थिक हो जाएगी, हर बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तो ब्लड के साथ शेड आउट हो जाएगी पूरा, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है एंडोमेट्रियम। एक्रोसोम, एक्रोसोम मैंने बताया इट इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ हेड ऑफ द स्पर्म, और इसमें हाइलोरोनिडेज एंजाइम्स होता है। हाइलोरोनिडेज एक्चुअली हाइड्रोलाइज कर देता है क्या, एग की मेम्ब्रेन को, एंड इससे क्या होता है स्पर्म पेनिट्रेट इनटू द एग एंड परफॉर्म फर्टिलाइजेशन। स्पर्म टेल, इट इज द लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ द स्पर्म दैट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। एक पूंछ है, आप और पूंछ एक काइंड ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि भैया तैरते हुए तुम उधर तक पहुंच जाओ। मोशन, अगर टेल नहीं होगी तो मोशन ही नहीं होगा। फिम्ब्री, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस at the ovarian end of the fallopian tube. They help in collection of ovum after ovulation, which is facilitated by beating of cilia. आपको हमेशा याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, करेक्ट ईच फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक इट ट्रू। अच्छा, करेक्ट ईच फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक इट ट्रू, बहुत बढ़िया। तो यहीं से शुरू करते हैं। एंड्रोजन आर प्रोड्यूस बाय सर्टोली सेल्स, नो बेसिकली दे आर प्रोड्यूस बाय लीडिंग सेल्स, ठीक है। अभी हमने आज ही बात की इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल्स, यस ट्रू, स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल से ही न्यूट्रिशन लेते हैं, ये भी आज ही बात की आपने। लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन ओवरी, तो फॉल्स है, लीडिंग सेल्स आर नॉट फाउंड इन ओवरी, दे आर प्रेजेंट इन टेस्टिस, ओवरी में कहाँ आएंगे। फिर लीडिंग cells synthesize androgen, true. Oogenesis take place in corpus luteum, no, they take place in ovary. oogenesis तो ओवरी में होता है ना, corpus luteum तो एज अ प्रोडक्ट बनता है ग्राफिन फॉलिकल का। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो वो कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है, फिर वो फर्दर प्रोजेस्टेरोन के लेवल को डिक्रीज करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ceases during pregnancy, true. प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट, बिल्कुल सही बात है। वर्जिनिटी के लिए हाइमन इज नो वेयर रिलायबल इंडिकेटर। जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, या जो बहुत ही रिजिड लोग होते हैं, वो लोग ही इस चीज को क्राइटेरिया मानते हैं कि वर्जिनिटी का क्राइटेरिया हाइमन है। और बिकॉज ऑफ दैट मैंने बीइंग अ डॉक्टर मैंने देखा है एक कॉस्मेटिक सर्जरी होती है जिसको हाइमेनोरेफी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हाइमन को कई बार कई लोग, ये डर होता है भाई फीमेल में कि ऐसा ना हो कि सामने वाला जो उनका मेल पार्टनर है वो उन पे डाउट करे, तो कई बार वो लोग फिर वो सर्जरी भी परफॉर्म कराते। तो इट हैपन्स, बट इट इज नो वेयर अ क्राइटेरिया। एंड यस, जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनको याद रखने की जरूरत है कि ना ये क्राइटेरिया अभी है, ना ये पहले कभी था, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल चीजों को आप नहीं डिनाई कर सकते, साइकोलॉजिकल चीजें बहुत गड़बड़ होती हैं। मतलब साइकोलॉजिकल मीन्स जब किसी के दिमाग में रहता है तो फिर आप उसको नहीं समझा सकते ना। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच हार्मोन रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो गाइज, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल चेंज, दे टेक प्लेस इन ऑल प्राइमेट्स एंड विथ अराउंड 28 days to complete, take 28 days to complete, है ना, इन मेल एंड या इन ह्यूमन, सॉरी मेल बोल दिया मैंने, मेल में नहीं होता, फीमेल में होता है, ठीक है। So the end of the cycle is accompanied by breakdown of uterine endometrium, which release from the blood and mucus through the vagina. This is called menses या menstrual bleeding. The follicle stimulating hormone FSH, LH, estrogen, progesterone are the various hormones that regulate the menstrual cycle. The level of FSH and LH from the anterior pituitary increases during the follicular phase. FSH मतलब जो follicular phase होती है उसमें FSH, LH का
लेवल बढ़ जाता है. FSH secreted under the influence of RH, which is releasing hormone from the hypothalamus, stimulate the conversion of a primary follicle into the Graafian follicle. तो बेसिकली आप ऐसा समझो कि FSH रिलीज होता है और कंट्रोल होता है रिलीजिंग हार्मोन से. इसकी प्रेजेंस में जो प्राइमरी फॉलिकल है वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है. अब बात आती है LH की. तो LH इंक्रीजेस ग्रेजुअली लीडिंग द ग्राफियन फॉलिकल टू सिक्रीट फॉर द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन. तो LH क्या करता है, एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है. एस्ट्रोजन इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH. और जो FSH रिलीज हो रहा था किसके कारण, FSH का जो सिक्रीशन था उसको कंट्रोल करता है कौन, एस्ट्रोजन. ठीक है. इट ऑल्सो कॉजेज द थिकनिंग ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम. और इससे क्या होता है, एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो थिक भी होने लगती है. तो इंक्रीज LH फाइनली रिजल्ट इन द रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. तो LH का जब लेवल ज्यादा होता है तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है. रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल changes to corpus luteum and start secretion progesterone during the luteal phase, and this progesterone hormone help in the maintenance preparation of the endometrial wall. Implantation of the embryo. High level of progesterone hormone in the blood decreases the secretion of LH and FSH and therefore inhibit further ovulation. अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो आप ऐसा समझो कि ये एक नॉर्मल फॉलिकल है, इसको ग्राफियन फॉलिकल में बना देता है कौन, प्रोजेस्टेरोन FSH. अब इसको ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रप्चर के लिए LH रिस्पॉन्सिबल है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. जब ये रप्चर हो जाएगा तो अब ये रप्चर करते समय दो चीजें और होती है. क्या होती है कि एंडोमेट्रियम की वॉल मेंटेन करनी है. तो जब ये रप्चर हो जाता है तो बनता है ये, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम. तो ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन, और ये प्रोजेस्टेरोन क्या प्रेगनेंसी को मेंटेन करने की कोशिश करता है, एंडोमेट्रियम के वॉल को थिक बना के रखता है. और अगर ल्यूटियल फेज बीत जाती है, मतलब जो एग है वो 72 आवर्स की जो लाइफ है वो जीने के बाद उसको फिर भी अगर स्पर्म नहीं मिलता है और वो डेड हो जाता है, तो फिर ये प्रोजेस्टेरोन का सडन डाउनफॉल होता है एंड फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वापस शुरू हो जाती है. तो ये पूरी तरह हार्मोनल कंट्रोल होता है ये पूरा. इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, फीमेल के लिए बहुत सारी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन होती हैं, कई फीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस को सही करने के लिए डॉक्टर पूरी एक दवाई, एक स्ट्रिप देता है, और उस स्ट्रिप में पूरी 28 दिन का कोर्स लिखा रहता है. गोली के नीचे लिखा रहता है 1 2 3 ऐसे डे लिखा रहता है. तो डॉक्टर आपको होता है जिसमें डे 1 लिखा है 1 से लेके 28 डेज तक खाओ. तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल कॉन्ट्रासेप्टिव जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं वो पूरा हार्मोन लेवल कंट्रोल करके रखते हैं. तो उससे क्या होता है, कई बार फीमेल जो मैरिड लेडी है उसके हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस भी हो सकते हैं. कई जो ऐसे हैं जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं वो नहीं चाहते प्रेग्नेंट होना, तो वो प्रेगनेंसी अवॉइड कर लेते हैं. तो देयर आर सो मेनी सच केसेस. नाउ व्हाट इज पार्चुरेशन, which hormones is involved during the parturition. So parturition is the process of giving birth, है ना, ये तो आपको याद होना चाहिए. मतलब पता होना चाहिए. And baby as a development fetus get completed in the mother womb. ठीक है. The hormones involved this process oxytocin and relaxin. Guys ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हार्मोन होते हैं, ये ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन. ऑक्सीटोसिन क्या करता है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है. कई बार फीमेल में तो डॉक्टर जानबूझ के ऑक्सीटोसिन लगाता है क्योंकि ताकि फीमेल को लेबर जल्दी हो, मतलब लेबर पेन जल्दी हो, और लेबर पेन जल्दी होगा तो क्या होगा कि फीमेल है ना ज़्यादा पुश करेगी. क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा अगर बहुत देर तक सर्वाइकल कैनाल में फंसा रहता है तो वो डिस्ट्रेस में आ सकता है कई बार, और ये बच्चे की जान के लिए खतरा होता है. तो डॉक्टर खुद कोशिश करता है कि भैया अगर कॉन्ट्रैक्शन कम है तो थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन लगा देता है. ठीक है. तो ये क्या करता है, मायोमेट्रियल ऑफ द यूट्रस, उसको क्या करता है, उनकी स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है कौन, ऑक्सीटोसिन. ठीक है. नाउ रिलैक्सिन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि रिलैक्सिन क्या करता है, इट रिलैक्सेस द पेल्विक लिगामेंट्स एंड प्रिपेयर द यूट्रस फॉर द चाइल्ड बर्थ. मतलब ये कि एक दूसरे को दुश्मन मैंने बोला, बेसिक दुश्मन बोला इज नॉट करेक्ट, सहयोग करते हैं. मैं दोनों अलग बातें बोल दी मैंने शायद. तो रिलैक्सिन क्या करता है, रिलैक्स कर देता है. अब सीधी सी बात है कि जो पेल्विक लिगामेंट है वो अगर रिलैक्स नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्शन कितना भी हो रहा है, बर्थ कैनाल बनेगा ही नहीं, मतलब वो रास्ता ही नहीं बनेगा कि बच्चा निकल पाए.
तो रिलैक्सिन क्या करता है, सभी हार्मोन्स को रिलैक्स कर देता है, मतलब फीमेल चाह कर भी उसको होल्ड नहीं कर सकते ऐसा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इन आवर सोसाइटी द वुमेन आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स, कैन यू एक्सप्लेन दिस। ये है ना, मुझे लगता है कि एनसीईआरटी को ये क्वेश्चन अब हटा देना चाहिए, क्योंकि जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं ये क्वेश्चन पढ़ता था। अब हर बच्चे को, हर इंसान को ये पता है कि फीमेल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर अभी भी उनको नहीं पता है तो उनसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई, क्योंकि सीधी सी बात है, मेल के अंदर जो 22 प्लस XY क्रोमोजोम है, जिसको हम मेल में XY जो सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, 22 दोनों में सेम है, फीमेल में और मेल में 22 सेम होते हैं। जो XX है वो फीमेल में है, XY है मेल में, तो फीमेल में Y वाला है ही नहीं, एंड Y इज इंपॉर्टेंट फॉर गिविंग बर्थ। समझ में? तो एनीवे आप मेल को भी ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अगर फिर भी आपका दिमाग खराब है और आप पगलाए हुए हो और आप ब्लेम ही करना चाहते हो, तो यू हैव टू ब्लेम मेल फॉर फीमेल डॉटर, अदरवाइज ये तो मतलब बहुत ही इररिलेवेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना, अगर किसी को फिर भी क्यूरियोसिटी है तो याद रखना, XX ये फीमेल में होता है, XY ये मेल में होता है, इनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। बचे हुए 22 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दे आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, वो पूरी बॉडी बनाते हैं, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन इन दोनों पे ही डिपेंड करता है। तो अगर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन फीमेल का X मेल के X से मिल जाता है तो फीमेल बन जाती है, और फीमेल का X अगर मेल के Y से मिल जाता है, ठीक है, तो मेल बन जाता है। तो बेसिकली मेल में जो स्पर्म आ रहे हैं, अगर उस स्पर्म में Y है और वो Y वाला स्पर्म फीमेल के X ओवा से मिल जाता है, तो बॉय बनेगा या पैदा होगा, जो भी आप बोलो। नाउ नेक्स्ट इज, हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड बाय अ ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ। देखो जनरली इट इज एग 1 है ना, ठीक है। हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक यू would have been released if the mother give birth to an identical twins. अब would your answer if the twins before born were fraternal? Okay. गाइज मैं आपको बता देता हूँ, इस चीज को ऐसे समझो कि यूजुअली फीमेल एक बार में एक ही एग देती है, ठीक है, एक एग रिलीज करती है। वो एग अगर जाइगोट बनाता है और वो वही जाइगोट, सेम जाइगोट किसी भी कारण से ब्रेक हो जाता है और फिर वो ब्लास्टोसिस्ट, मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला स्टेजेस पे पहुंचता है, तो उस समय जो ट्विंस बनते हैं, क्योंकि एक ही जाइगोट बना था, एक एग था, एक एग पे एक स्पर्म आके टकराया, और टकराया मतलब मिला, और जो जाइगोट बना यही जाइगोट ब्रेक हो गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस आइडेंटिकल होते हैं, सेम टू सेम दिखाई देते हैं, लेकिन किन्हीं भी कारणों से अगर फीमेल ने एक बार में दोनों ओवरी से, कई बार देखो यूजुअली क्या होता है, अल्टरनेट ओवरी से हर मंथ एग रिलीज होता है, लेकिन अगर ओवरी ने अल्टरनेट ओवरीज ने रिलीज करने की जगह एक किसी मंथ में दोनों एग रिलीज कर दिए, दोनों ओवरीज ने, तो ऐसे केसेस में स्पर्म तो बहुत सारे हैं, स्पर्म तो ढेर सारे पहुंचते हैं, तो दोनों जो एग हैं वो फर्टिलाइज हो जाएंगे, और फिर उस समय ट्विंस तो बनेंगे, लेकिन वो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस रहेंगे, क्योंकि वो एक जाइगोट से नहीं बने, दो अलग अलग जाइगोट से बने, ठीक है, तो उसको हम फ्रेटर्नल या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको मोनोजाइगोटिक या डाइजाइगोटिक ट्विंस बोल सकते हो। मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल होते हैं, डाइजाइगोटिक या बाइजाइगोटिक आर नॉन आइडेंटिकल या फ्रेटर्नल। Now, how many egg do you think were released by ovary of a female dog which give birth to 6 puppies? अब सीधी सी बात है, 6 puppies है तो 6 eggs were released, ठीक है, 6 puppies रिलीज होंगे, मतलब एग दिए हैं। मेल में ऐसा होता है, सॉरी ह्यूमन में ऐसा होता है कि यूजुअली एक एग रिलीज होता है। एनिमल्स में ऐसा सभी प्राइमेट्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही एग रिलीज हो, ठीक है। आपको एक चीज और याद रखनी है कि जब कोई जो डॉग होता है, फीमेल डॉग होता है, वो जब पपीज देती है तो वो पपीज एकदम आइडेंटिकल नहीं दिखते, आप कभी भी नोटिस करना, उनके कलर चेंज हो सकते हैं, शेड चेंज हो सकते हैं, एक्टिविटीज चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इससे ये भी प्रूफ होता है कि वो एक से ज्यादा एग से बने हुए हैं, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब हमेशा याद रखो, अगर आइडेंटिकल ट्विंस हैं, अगर एकदम हूबहू सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं, वो कहते हैं ना, वो दो
MTV रोडीज में आते थे रघु और राजीव, एकदम दोनों जो बिना बाल वाले टकले लोग। मैं ऐसा अपमान नहीं कर रहा हूँ उनका, लेकिन ऐसे उनकी आइडेंटिटी हुई है कि वो गंजे थे। तो रघु राजीव यही नाम था शायद मेरे ख्याल से। तो वो आइडेंटिकल ट्विंस है, तो दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, समझ में आया? तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, वो आइडेंटिकली दिखते हैं। तो गाइज ऑन दैट वे वी हैव जस्ट कंप्लीटेड और थर्ड चैप्टर। आई रियली बिलीव आपको समझ में आया हो। इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस PDF, आप डिस्क्रिप्शन में कर लीजिए डाउनलोड, और गो एंड डाउनलोड द कील ऐप, क्योंकि इसमें आपको हर चीज़ एनी वे मिलने वाली है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर, बाय एवरीवन।